ठीक है। सबसे पहले वर्क पावर एनर्जी में वर्क के डेफिनेशन को देख लो एक बार, जरूरी है लिखना पड़ेगा आपको। लिखो वर्क इज द पैकेट ऑफ एनर्जी, वर्क इज द पैकेट ऑफ एनर्जी that transfer from one body to another. Work is the packet of energy that transfer from one body to another. The body on which positive work is done, the body on which positive work is done becomes more energetic, and the body on which negative work is done becomes less energetic. ये हमने वर्क को एनर्जी के फॉर्म में बोला है कि वर्क एक एनर्जी है जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। जिस बॉडी पे पॉजिटिव वर्क होगा उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी और जिस पे नेगेटिव वर्क होगा उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। एक बात तुम ध्यान रखना, जब भी हम कोई ऐसे वर्क करें जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाए तो वो वर्क डन हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर कभी भी वर्क डन सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाए तो वर्क डन हमेशा पॉजिटिव होगा। सिंपल सी बात है, कोई साइकिल अगर मेरी तरफ आए, मैंने उसको आगे से रोकने की कोशिश करी, हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी को कम कराया, तो जो वर्क हम कर रहे हैं वो नेगेटिव है। बेसिकली वर्क मैं और तुम करते नहीं हैं, वर्क जब भी करता है कोई ना कोई फोर्स करता है। तो ये कहना कि फाइंड वर्क डन अधूरी बात है, आपको कहना पड़ेगा फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स। फोर्स बताना ज़रूरी है। जैसे वर्क बताने के लिए तुमको फोर्स बताना पड़ता है, वैसे पावर बताने के लिए तुमको फोर्स बताना पड़ेगा कि पावर डिलीवर्ड बाय फ्रिक्शन, पावर डिलीवर्ड बाय मशीन। आपको फोर्स बताना पड़ेगा किस फोर्स के कारण वर्क डन की बात कर रहे हो। तो जैसे वर्क डन यहाँ पे चलेगा तो वर्क डन बाय नॉर्मल चलेगा, वर्क डन बाय mg चलेगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन चलेगा। तो वर्क के लिए आपको फोर्स का बताना बहुत ज़रूरी है। और मैथमेटिकली अगर वर्क का तुम बात करते हो तो W = तुम जो ऐसा बोलते हो F.S, अगर इसका पूरा नाम बोलो तो ये जो तुम इसको बोलते हो Fs के साथ जब cos थीटा बोलते हो तो इसको सही मायने में क्या कहा जाता है उसको समझिए। ये हमारे पास बॉडी है और इस पे किसी ने इस तरीके से फोर्स लगाया और ये फोर्स यहाँ से लगा है थीटा और बॉडी डिस्प्लेस होकर मान लीजिए यहाँ तक पहुँच गई और ये डिस्प्लेसमेंट मेरे पास s है। तो हमको सारे फोर्स से मतलब ही नहीं होता, हमको सिर्फ उस फोर्स से मतलब होता है जो अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वाले फोर्स से अपना काम है। यानी कि अगर मैंने इसको F कहा तो इसका जो नाम अगर हम रखेंगे F cos थीटा, ऊपर वाले का नाम हमने रख दिया F sin थीटा, तो मेरा पर्पस सिर्फ इस फोर्स से मतलब है। तो मेरे लिए सिंपल अगर वर्क कोई कहा जाए, जैसे बचपन में सिखाया जाता था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बात कोई गलत नहीं है, लेकिन हमको डिस्प्लेसमेंट अगर ले रहे हैं तो फोर्स भी उसी की तरफ का लेना पड़ेगा। तो हम बोल देंगे इसको F cos थीटा। इसी को अब थोड़े बड़े हो गए तो F.S बोल देते हैं। यानी कि हमको कंपोनेंट ऑफ फोर्स लेना है लेकिन अलोंग द डिस्प्लेसमेंट लेना है। जिधर डिस्प्लेसमेंट हो उस तरफ के फोर्स का कंपोनेंट लोगे तो बात बन जाती है। यह है वर्क डन के लिए बेसिक बात। इसको क्वेश्चन से सीखना ज़्यादा बेहतर है, क्वेश्चन से सीखते हैं। इसमें क्या करो, अच्छा एक दो चीज़ जैसे पॉजिटिव निगेटिव पहचान लोगे, डॉट प्रोडक्ट है तो कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव कौन जीरो, ठीक है। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा क्या होगा, जीरो, क्योंकि एंगल होता है 90। तो बच्चों वाली बात है। अब देखो वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है। लिखो वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। थोड़ी सी बात आपको समझाता हूँ, वर्क डन कैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कैसे डिपेंड करता है। सपोज करिए कि एक मैंने लिफ्ट लिया है और लिफ्ट के अंदर एक बॉक्स रखा है जिसका मास m है और लिफ्ट के बाहर एक आदमी खड़ा है, मान लीजिए इसका नाम है आदमी नंबर A, और एक आदमी इस बॉक्स के पास में ही लिफ्ट के अंदर खड़ा है जिसका नाम है आदमी नंबर B। ये लिफ्ट है हमेशा। इस लिफ्ट को किसी ने ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर दिया तो अब लिफ्ट जो है वो यहाँ पहुँच चुका है। अब लिफ्ट जो है यहाँ पहुँच चुका है। आदमी ये B नंबर इसके साथ साथ यहाँ रह गया और A नंबर आदमी जो है ये हमारा ग्राउंड पे है, ग्राउंड पे है। तो अगर तुम सोचो वर्क डन बाय नॉर्मल निकालना चाहते हैं, हम चाहते हैं वर्क डन बाय नॉर्मल निकालना, हम W नॉर्मल की फाइंड करना चाहते हैं। अब ज़रा मैं सोचो, अगर ये सवाल तुमने A से पूछा और B से पूछा, तुम्हारा आंसर अलग आएगा। A तो इसके साथ साथ A वहाँ पड़ा हुआ है, तो A जब देखेगा कहेगा अच्छा ये H हाइट ऊपर चला गया,
तो वर्क डन बाय नॉर्मल अगर ए से तुम पूछोगे तो वो कहेगा अच्छा नॉर्मल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना, तो मुझे लग रहा है एच ऊपर चला गया, ये बोलेगा एच, कोई प्रॉब्लम नहीं। परंतु यही सवाल तुम बी से पूछोगे तो बी तो उसके साथ साथ है, तो बी के लिए डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, तो बी के लिए जो है बी कहेगा डिस्प्लेसमेंट है नहीं, डिस्प्लेसमेंट मेरा जीरो है, इसके लिए वर्क डन बाय नॉर्मल क्या हो जाएगा, जीरो। तो सिंपल सी बात है, जब भी मुझे वर्क डन पूछा जाएगा तो हमको देखना पड़ेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि मोशन भी तो चल रहा है एक तरीके से। तो हो सकता है कि वर्क डन किसी एक मतलब किसी फोर्स के कारण किसी एक ऑब्जर्वर के लिए वर्क डन हो रहा हो, लेकिन दूसरे ऑब्जर्वर के लिए हो सकता है नहीं वर्क डन हो। इस तरीके से इसकी डिपेंडेंसी चेक करी जाती है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ सकते हैं इसको। अब वर्क डन का जो मेन फंडा है उसमें थोड़ा सा न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड चीज़ें कैसे आती है उसको समझिए। वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कैसे डिपेंड करता है ये हमने देख लिया, तो स्टेटमेंट वाले सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। जैसे सपोज करो कि मेरे पास एक सिचुएशन है, एक पुली है, अच्छा सवाल है, ये पुली है और पुली से इस तरीके से ऑब्जेक्ट को लटका दिया, मास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 और 8 kg का है। एक मेरे पास 2 kg का ब्लॉक है और दूसरा मेरे पास जो है वो 8 kg का ब्लॉक है। इस तरीके से इसको लटका दिया बढ़िया तरीके से। अब मेरे से देखो क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, फाइंड वर्क डन ऑन बोथ ब्लॉक इन फर्स्ट 2 सेकेंड। फर्स्ट 2 सेकेंड में वर्क डन बताना है, फर्स्ट 2 सेकेंड में यहाँ पे वर्क डन कितना हुआ, फर्स्ट 2 सेकेंड में वर्क डन बताना है, किस पे, दोनों पे, ऑन बोथ ब्लॉक, ऑन बोथ ब्लॉक, फर्स्ट 2 सेकेंड में ऑन बोथ ब्लॉक यू हैव टू फाइंड द वर्क डन, यू हैव टू फाइंड द वर्क डन। अब बोलो किसके कारण, जब तक फोर्स नहीं बोला तब तक सवाल अधूरा है, तो आपको बताना पड़ेगा बाय टेंशन। अब सवाल पूरा होगा, आपको बताना है कि इस फोर्स के कारण मुझे बात करनी है, टेंशन के कारण वर्क डन। सवाल आपके सामने है, टेंशन के कारण वर्क डन, बिल्कुल न्यूटन्स लॉ है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा मुझे। एक्सेलरेशन के लिए मेरे पास एक ही नियम है कि मुझे लिखना पड़ेगा नेट पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स चाहिए और नीचे चाहिए मेरे पास टोटल मास। नेट पुलिंग फोर्स नीचे हो गया टोटल मास जिसको खींच रहे हो तुम। नेट पुलिंग फोर्स अगर 8g नीचे गया 2g ऊपर जाएगा, तो ये मेरा आएगा 8g माइनस का जाएगा 2g, नीचे टोटल मास जाऊंगा तो 2 + 8 जाएगा, तो a की वैल्यू डालूंगा, 80 में से 20 घटाइए 60 और 8 2 10 यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जाएगा। अच्छा ये तो एक्सेलरेशन है, माना ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन a नीचे, इसका एक्सेलरेशन a ऊपर, तो डिस्प्लेसमेंट इसके अकॉर्डिंग तुम सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये तुम्हारा एक्सेलरेशन आ गया। अब तुमको चाहिए टेंशन, रस्सी में चूंकि वजन नहीं है तो दोनों हर जगह टेंशन सेम, जो टेंशन यहाँ वही यहाँ वही यहाँ वही यहाँ। मान लो 8 kg वाले में टेंशन चाहिए तो 8 kg वाले ब्लॉक को काट के अलग करो, तो 8 kg वाले को टेंशन चाहिए था, तो ठीक है हमने इसको लिख लिया, ऊपर में लगाऊंगा टेंशन, इसका एक्सेलरेशन हमने नीचे लिया है, नीचे का एक्सेलरेशन हमारा 8g है, तो अगर नीचे एक्सेलरेशन है मतलब 8g ज़्यादा होगा तो 8g में से t घटाऊंगा तो 8 इंटू एक्सेलरेशन मेरा 6 है। अब यहाँ से ये हो गया 80 माइनस t इक्वल्स टू क्या हो गया 48 मतलब इसका क्या होना चाहिए 32। अब जब टेंशन आ गया, अब टेंशन आ गया तो अगला काम, अब टेंशन आ गया अगला काम, जैसे टेंशन आ गया, टेंशन तो हमको क्या पता लग गया, फोर्स के साथ अगर डिस्प्लेसमेंट मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, फोर्स के साथ अगर डिस्प्लेसमेंट मिल जाए तो मज़ा आ गया। तो फोर्स तो तुमने कह दिया कि चलो ठीक है t = 32, ये तुमने कह दिया t = 32 तो फोर्स आ गया। अब कोई मुझे डिस्प्लेसमेंट बता दे तो फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट करना तो मुझे आता है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या बोलूँ, तो टाइम दिया हुआ इसने क्या कि भाई 2 सेकंड में बात करिए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के लिए अब एक्सेलरेशन भी तो कांस्टेंट है, तो क्यों ना काइनेमेटिक्स के शरण में चला जाए, तो s = लिया जाए ut + हाफ at² और s निकाला जाए, ये 0 होगा क्योंकि इसने सीधे सीधे रिलीज कर दिया, और हाफ तो ठीक है, a की जगह क्या रखूँगा 6 और t की जगह 2 और उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 और ये हो गया 12, ये हो गया 12, ये हो गया 12 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया, 12 मीटर ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब देखो मज़े से, अब क्या है, अब यहाँ पे मैं एक एक करके बॉडी की बात करता हूँ। यहाँ पे मैं पकड़ता हूँ 8 kg वाली बॉडी को, और यहाँ पे मैं पकड़ता हूँ 2 kg वाली बॉडी को। 8 kg वाली बॉडी पे फोर्स लग रहा है मेरा ऊपर टेंशन,
2 kg वाली पे भी फोर्स लग रहा है, ऊपर मेरा टेंशन। 8 kg वाली बॉडी पे टेंशन के कारण पूछा, सिर्फ टेंशन सोचना। 8 kg वाले का डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? नीचे। सोचो, इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे है, डिस्प्लेसमेंट नीचे, इसका फोर्स ऊपर। इसमें सोचो, इसमें ये ऊपर जा रहा है, और देखो तो ये रहा इसका डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर और फोर्स भी ऊपर। तो इसका जो वर्क डन होगा, ये पहली बात तो पॉजिटिव होगा, और इसका वर्क डन जो होगा निगेटिव होगा। अब सवाल है वैल्यू कितनी होगी, तो गुना कर दो। हमारे पास देखो, इसका टेंशन कितना निकाले हो? टेंशन तुम निकाल के लेके आए हो 32, तो 32 को गुना करोगे किससे? 12 से। 30 गुने 12 इधर, और इसका माइनस में उतना ही आ जाएगा। 32 इंटू 12 कितना हो रहा है? देखो 384। तो ये देखो तो 384 आ रहा है क्या? गुना कर लीजिए, ये भी 384, ये भी 384, परंतु एक निगेटिव में और दूसरा पॉजिटिव में। गुना कर लो एक बार, 30 गुने 10 क्या हो गया? देखो 384 आ रहा है क्या? आ रहा है। तो कुल मिला के एक हमारा पॉजिटिव में आ गया, एक हमारा निगेटिव में आ गया। एक वर्क डन पॉजिटिव में, एक वर्क डन निगेटिव में। समझ रहे हो क्या? एक बॉडी पे वर्क डन पॉजिटिव में और एक बॉडी, ये हो गया निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। तो हमसे कोई पूछे, पूरी बात समझना, वर्क डन बाय टेंशन ऑन सिस्टम, पूरे सिस्टम पे एक साथ पूछे तो क्या बोलूँगा आंसर? 0। वर्क डन बाय टेंशन ऑन सिस्टम में 0, किसी एक पे नहीं, पूरे के पूरे सिस्टम में वर्क डन जो होगा टेंशन के कारण वो होगा 0, क्योंकि एक पे पॉजिटिव एक पे निगेटिव होगा। हमेशा आप याद भी रख सकते हैं। इस तरह का पुलिस सिस्टम हो तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन सिस्टम पूरा का पूरा 0 होगा। ये है इसकी बात, जिसको हम आराम से समझ सकते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा सा वर्क डन बाय टेंशन की बात से वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात करते हैं। ये भी मज़ेदार है। वर्क डन बाय ग्रेविटी, इसको मिटाऊँ क्या? अब हेडिंग दो, वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड नॉर्मल लिख लो। वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड नॉर्मल, इसमें हमने टेंशन सीखा, अब ग्रेविटी और नॉर्मल को समझ लेते हैं। तो कैसे समझ सकते हो इस चीज़ को? ऐसे देख लो, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई इंक्लाइन प्लेन है कुछ इस तरीके से। इस इंक्लाइन प्लेन पे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है और वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो ये कंडीशन इसकी यहाँ की इनिशियल की थी और ये कंडीशन इसको यहाँ की फाइनल की है। और यहाँ से यहाँ आने में मान लीजिए वो h हाइट नीचे आ रहा है। मेरे से पूछ रहा है ये कि वर्क डन बाय नॉर्मल बताओ और वर्क डन बाय ग्रेविटी बताओ। वर्क डन बाय नॉर्मल एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय नॉर्मल एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये दो चीज़ें इसने पूछी है। वर्क डन बाय नॉर्मल एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी। देखिए, वर्क डन बाय नॉर्मल तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये रहा नॉर्मल, ये नॉर्मल है परपेंडिकुलर टू सरफेस और डिस्प्लेसमेंट नीचे है। ये इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे है। अच्छा, यहाँ पे वही हाल है, नॉर्मल तो ऊपर ही लगता रहेगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक नॉर्मल जो फोर्स है हमारा डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल 0 हो जाए। ये हमेशा ध्यान रख सकते हो, जब कोई बॉडी किसी चीज़ के सरफेस को पकड़ के चले तो वर्क डन बाय नॉर्मल 0 होगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी सोचो, वर्क डन बाय ग्रेविटी सोचो। देखो, एक तो बच्चों वाला तरीका है कि अगर यहाँ m लग रहा है तो नीचे क्या लगेगा, mg अलॉन्ग लगेगा mg साइन थीटा, फिर mg साइन थीटा से बॉडी s हाइट तक नीचे गिरेगी, s इज द डिस्प्लेसमेंट है, फिर s और h में साइन थीटा लगा कर रिलेशन फाइंड करो, आंसर लेके आओ सुबह तक। आसान थॉट क्या है? आसान थॉट यह है कि जब भी तुम वर्क डन बाय mg सोचो तो हमेशा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सोचो। वर्क डन बाय mg के लिए, वर्क डन बाय mg के लिए हमेशा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सोचो। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सोचो, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सोचो, काम आसान हो जाएगा। और इसमें चूंकि हाइट पहले से गिवन है तो फोर्स हमारा क्या हो गया, नीचे mg, और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा नीचे की तरफ, चूँकि ऊपर से बॉडी नीचे आ रही है, डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो वर्क डन जो हमारे पास होगा mg का, एक तो पॉजिटिव होगा, इस बात की पूरी गारंटी है।
एक तो पॉजिटिव होगा क्योंकि नीचे ही mg था, नीचे जा भी रहे हो तो वर्क डन जो होगा mg का होगा पॉजिटिव, और दूसरा होगी वैल्यू कितनी, तो mgh। हमेशा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सोचिएगा तो ज़्यादा कैलकुलेशन करना नहीं है, आराम से सोच सकते हैं। वर्क डन बाई mg, mg हमेशा ऐसे होता है, ये रहा mg, और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है ही सही क्योंकि पहले ऊपर थे फिर नीचे है, सही है क्या? इससे काम आसान हो जाता है। वर्क डन बाई ग्रेविटी जब भी पूछे हमेशा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सोचो, काम आसान हो जाएगा। इसको समझने के लिए एक तुम और काम कर सकते हो, इसको समझने के लिए एक और काम कर सकते हो। एक पेंडुलम वाला जो सवाल होता है उसको देख सकते हो, इसको मिटाओ, पेंडुलम वाले सवाल को देख सकते हो। पेंडुलम वाले सवाल में क्या है, मान लो मेरे पास वर्क डन बाय ग्रेविटी सीखना चाहते हैं। मान लो मेरे पास एक सिचुएशन है, मेरे पास एक सिचुएशन है जो इस तरीके से ऐसा और ये गया ऐसा, ये एंगल मेरा कुछ है थीटा। एक बॉब है जिसका मास मान लीजिए m है, ये मास हमारे पास m है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान लीजिए शुरुआत का पोजीशन A था और ये यहाँ था। शुरुआत के पोजीशन में क्वेश्चन में मान लीजिए कि ये मेरा पास इनिशियल है और ये मेरे पास फाइनल पोजीशन है। अब मुझे वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा ये मेरे को निकालना है। अब मैं ज़रा सोच के देखूंगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये बॉडी कुछ इस तरीके से आएगी। अब अगर मुझे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सोचना है तो पहले तो तुम ज़रा ये सोचो, पहले तुम ज़रा ये सोचो कि ये पूरा L है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये L ही तो होगा, और तो ये कितना होगा, ये होगा L cos थीटा, तो ये कितना होगा, ये होगा L माइनस L cos थीटा। क्या यही वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है? क्या यही वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है? सोच के देखो, ये देखो, यही तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है h, और नीचे की तरफ है। तो अगर मेरे से h पूछेगा तो मैं बोलूँगा कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, और नीचे की तरफ फोर्स कौन सा लगता है, mg। तो यहाँ पे वर्क डन बाय g जब बोलूँगा तो मेरा तो mg चाहिए, तो mg फोर्स तो मेरा नीचे लग रहा है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट मैंने h लिख दिया, परंतु इस h को अलग स्टाइल से लिखूँगा, L माइनस L cos थीटा, ऐसे लिखूँगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो बस किया हमने कुछ भी नहीं है। वर्क डन बाय mg मेरे से पूछा था, वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछा था, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे फोकस करना है, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मतलब नीचे की तरफ। तो mg, चूंकि mg हमेशा नीचे लगता है तो कोई एंगल वंगल की टेंशन नहीं है, बस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड कर लो, mgs लगा दो। हमेशा जब भी वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछे हमेशा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सोचो, काम बन जाता है उसी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब छोटी मोटी दो चार बातें होती हैं, जैसे कि मान लो कोई आदमी है रस्सी पकड़ के चल रहा है, तो जब वो आदमी रस्सी पकड़ के चलेगा, जैसे वर्क जब तुम डिफाइन करते हो, वर्क जब भी तुम डिफाइन करते हो, तुम बोलते हो ना फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। पहली बात तो ये बोलते हो, कब बोलते हो, जब फोर्स कांस्टेंट होता है। फोर्स कांस्टेंट होता है तुम ऐसे बोलते हो। सपोज करो कि एक रस्सी यहाँ से लटका दी किसी ने, और वो आदमी उस रस्सी को पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ रहा है। कोई आदमी है जो रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़ रहा है, तो जब आदमी रस्सी को पकड़ रहा होता है तो उस पॉइंट का तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, दूसरे हाथ का होता है। फिर वहाँ पकड़ता है, फिर उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, मतलब जहाँ फोर्स लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, दूसरे पोर्शन का हो रहा है। इसलिए वर्क डन उस समय टेंशन के कारण कितना होगा, 0। यही हाल सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो होता है। सीढ़ी पे भी चढ़ते हैं तो हम जहाँ पे दम लगाते हैं, जहाँ नॉर्मल लग रहा है वो तो रेस्ट पे है, और दूसरा पैर हवा में होता है। तो जिस जगह फोर्स लग रहा है उस जगह का चूंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, इसलिए वर्क डन बाय नॉर्मल सीढ़ी चढ़ते समय और वर्क डन बाय टेंशन रस्सी पे चढ़ते समय 0 होता है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि फोर्स से और डिस्प्लेसमेंट ही मैटर नहीं करता, जिस पॉइंट पे तुम फोर्स लगा रहे हो उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होना मैटर करता है। उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब जरा आगे की तरफ बढ़ सकते हैं इसमें। अब मान लो ये तो बात थी कि फोर्स अगर मान लो मेरा कांस्टेंट है, किसी कारण से अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं रहा तो क्या, तो उसको बोलते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। लोग बिना मतलब इसमें डाउट में रहते हैं, बिना मतलब कन्फ्यूजन रहता है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें क्या समझते हो तुम, देखो इसको वर्क डन ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे वर्क लिखते हैं, इंटीग्रेशन जाता है और एफ डॉट डी एस यहाँ से लिखा जाता है, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस। ये कब लगाओगे, जब फोर्स मेरा कांस्टेंट नहीं होगा। जब फोर्स कांस्टेंट है तब तो हमारे पास एफ डॉट डी एस से बात तो बढ़ी जाती है। फोर्स जब कांस्टेंट नहीं है तब तुम इसको लगा लेना।
अब तुम देखो, तुमको पुरानी बातें याद आनी चाहिए। जीवन में जब जब तुम्हारे पास कुछ ऐसा आया कि इंटीग्रेशन करना पड़े, तो तुम वहाँ पे समझ लेना कि वहाँ पे एरिया अंडर द कर्व है। तो यानी कि जब जब तुम्हारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच अगर कोई ग्राफ दे रखा हो, उसका तुम एरिया निकालोगे तो वर्क डन मिलेगा। ध्यान रख सकते हो क्या? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ बनाओ, देख लो, इसका मतलब क्या होता है ग्राफ। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होगा उसका एरिया अंडर द कर्व से भी वर्क डन मिल जाता है। कभी क्वेश्चन अपने को तंग कर देता है, ग्राफ उसको किसका देना चाहिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। वो क्या करेगा, इसको छुपा देगा और यहाँ पे एक्सेलरेशन का ग्राफ देगा। तो तुम क्या करना, एक्सेलरेशन के ग्राफ का भी एरिया निकाल देना, मास से गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ से उसके एरिया से अपने को वर्क डन मिलेगा। ये तो एक बात है, लेकिन इसको मैथमेटिकली कैसे सोचा जा सकता है, इसको सोचो। मैथमेटिकली सोचने के लिए तुम्हारा टारगेट होगा कि किसी भी तरीके से ds वेक्टर को तोड़ो। इसको लिखो dx i कैप, फिर लिखो dy j कैप, प्लस लिखो dz k कैप। लिखो मेरे साथ साथ ds को ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है, ds को ब्रेक करना इंपॉर्टेंट, यू हैव टू ब्रेक द ds को ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन से इस बात को सीखेंगे। मान लीजिए मेरे पास कोई पॉइंट है ए और बी, ए दे रखा, बी दे रखा। ए हमारा इनिशियल पॉइंट है 0,1,2, ए मेरा इनिशियल पॉइंट है 0,1,2 और बी हमारा फाइनल पॉइंट है 1,2,1। बी हमारा फाइनल पॉइंट है 1,2,1। ध्यान रखेंगे, यह है हमारे पास इनिशियल और ये है हमारे पास फाइनल, ये है। अच्छा, और क्या कहा कि फोर्स अप्लाई किया जा रहा है 3x²। जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो है हमारे पास 3x² i कैप और साथ में कह रहा है 4y j कैप और 3k कैप, 4y j कैप और प्लस 3k कैप। इतना न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है और इतने न्यूटन के फोर्स लगाने से बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ए से बी हो गया। ए तुम्हारा इनिशियल पोजीशन है, बी तुम्हारा फाइनल पोजीशन। अब हमसे क्या पूछ रहा है बताइए, ये कह रहा है कि वर्क डन बाय दिस फोर्स कितना होगा। मतलब अगर इस फोर्स ने किसी बॉडी को ए से बी पहुंचा दिया तो इस फोर्स ने कितना काम किया है, ये हमसे पूछा जा रहा है। इसको कैसे करोगे, इसको समझो। इसको कैसे करोगे, इसको समझो। सबसे पहली बात, हमने इस क्वेश्चन में देखा, हमको लगा भैया फोर्स तो कांस्टेंट है ही नहीं। जैसे ही फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसको हम बड़े आराम से सोच सकते हैं, फोर्स कांस्टेंट है नहीं तो मैं यहाँ पे W बराबर ये सिंपल F.S तो नहीं लगा पाऊँगा, ये तो नहीं चलेगा। तो मुझे सोचना पड़ेगा W बराबर अगला फार्मूला, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा F.ds का। चलो, तो W बराबर मैं यहाँ से इंटीग्रेशन करूँगा, पहले F लिख देता हूँ, वो है मेरे पास 3x² i कैप प्लस यहाँ से लिखूँगा 4y, ये है मेरा j कैप प्लस यहाँ से लिखूँगा 3 कैप, ये मेरे पास वो हमने फोर्स लिखा है डॉट। ds को ब्रेक करना मुझे आता है, मैं इसको लिखूँगा dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dk मतलब dz और k कैप। ये मुझे इसको ब्रेक करना आता है, मैंने इसको ब्रेक कर दिया। अब मैं इसका डॉट प्रोडक्ट सोचूंगा, कैसे देखो, W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन चलेगा। ये कैसे लिख सकते हैं इसको, 3x² i से एक साथ गुना होगा, ये i है और ये i है, तो 3x² dx, समझ रहे हो क्या, सही है। i को i के साथ गुना कर दिया प्लस ये मेरे पास 4y है, देखो क्या लिखा जाएगा 4y dy, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन मान रहे हो ना, प्लस अगला इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3dz, देखो ये k को k के साथ गुना किया तो 3dz। अब चलते हैं क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन ने हिंट दिया, x पहले 0 था फिर 1 हो गया, फ्रॉम यहाँ से इनिशियल से फाइनल 0 से 1, x कर दो 0 से 1, देखो यहाँ x आ चुका है। अब आएगा y कहाँ है 1 से 2, y के पास चलो, ये रहा y, तो 1 से 2। अब वापस चलो z के पास, z हमारे पास कहाँ से कहाँ गया 2 से 1, z कहाँ गया, ये रहा z, तो 2 से 1,
ये हमारे पास इंटीग्रेशन की बात। अभी हमने इंटीग्रेशन करा ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से W मुझे निकालना है, तो W इक्वल्स टू क्या करूँगा, सबसे पहले इंटीग्रेशन से पहले 3 बाहर कर दूंगा, और ज़रा सोचना 3 बाहर कर दूंगा और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना लिखूंगा, हाँ इसका इंटीग्रेशन x³/3 हो जाएगा, और लिमिट अपन जानते हैं 0 से लेके 1 तक, प्लस यहाँ से 4 बाहर कर दूंगा और y का इंटीग्रेशन कर दूंगा y², है ना। अब देखो, अब उसके बाद 4 बाहर कर दूंगा तो 4 का पावर जो है हमारे पास 1 है, तो y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y²/2 आराम से। तो ये आया मेरा y²/2। और कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेके 2 तक। वापस फिर से चलिए, प्लस इसमें से 3 बाहर कर दूंगा, z का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, z, dz का इंटीग्रेशन z, और कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके 1 तक। अब थोड़ा आसान कर लो, 3 से 3 कट गया, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो मेरे पास कुल मिला के अब यहाँ पे जब मैं W निकालूंगा तो देखिए यहाँ पे आ गया x³, तो x³ मतलब तुम करोगे क्या, 1 का क्यूब माइनस 0। अब देखो प्लस प्लस, उसके बाद से फिर हमारे पास ये आ गया 2 बाहर है, अंदर में क्या बचा, 2 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ 1 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद से आ गया प्लस, उसके बाद से आ गया मेरे पास 3, अब उसके बाद से अपर लिमिट क्या आ गया मेरे पास 1, अपर लिमिट 1 माइनस का 2, कर सकते हैं, अब घटा सकते हैं, सही है। तो इस तरीके से जो है वर्क डन निकाला जा सकता है, इसमें मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो ये सब चीज़ मैटर नहीं है, मैटर तो ये सब चीज़ तो तुमको आता है। मैटर क्या था, मेन क्या था, इसको ब्रेक करना। जिसने इसको सही से ब्रेक कर लिया फिर उसके बाद सारा खेल इंटीग्रेशन का है, फिर डाटा सॉल्व कर देगा, बाकी चीज़ तो प्रैक्टिस की है। इंटीग्रेशन समझ में आ गया, फिर इसको घटा के अब नंबर लिखिए, कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तो कुल मिला के कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है कि जब भी फोर्स वेरिएबल हो तो हमको इंटीग्रेट करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है डीएस को ब्रेक करना। जिसने डीएस को ब्रेक कर लिया और ये स्टेप अगर किसी ने लिख लिया, ये स्टेप लिख लिया, तो तुम सोचो इसको मिटाओ, और ऊपर वाला स्टेप तुम देखो, इस स्टेप के बाद तो कोई मतलब ही नहीं है, इस स्टेप के बाद तो सिंपल इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस अपने को खूब है, तो इसमें से कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट डालेंगे, आंसर आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी तुम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स देखो तो तुम्हारा सबसे पहला टारगेट होगा डीएस को ब्रेक करना। डीएस को ब्रेक करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ कुछ भी नहीं है। तो ये है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो ग्राफ में भी ऐसी सवाल होगा, ग्राफ देंगे, ग्राफ का आप एरिया निकालोगे, आपका आंसर आएगा। ग्राफ वाले सवाल तो और आसान हो जाते हैं। चलिए अब बात आती है एनर्जी की। एनर्जी में सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी में सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है काइनेटिक एनर्जी। पहले काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, उसके बाद पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी के लिए एक वर्क एनर्जी थ्योरम वाली बात आती है। आप सबसे पहले बात करो काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तुम जानते हो, हाफ mv², ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का तुम मोमेंटम के साथ रिलेशन जानते हो, लिख सकते हैं p²/2m, डायरेक्ट उसमें डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है शायद आपको। तो काइनेटिक एनर्जी का लिख दो मोमेंटम के साथ रिलेशन p²/2m, p²/2m लिख दो। तो मैं अगर एक रिलेशन लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी का p²/2m, आपको आता भी है, तो काइनेटिक एनर्जी का मैंने लिखा p²/2m। अब जरा देखो मेरे पास सवाल आते हैं, इसमें से कौन से सवाल, देखो परसेंटेज चेंज वाले सवाल मेरे से खूब पूछे जाते हैं, परसेंटेज चेंज वाले सवाल, और दो वैरायटी में पूछी जाती है। एक तो होता है कि अगर 5% से कम चेंज हो, अगर मेरे पास 5% से कम चेंज हो। अब जरा देखना इसका तरीका अगर आपको ध्यान में हो तो क्या करोगे, यहाँ पे इसको कैसे समझोगे, देखो यहाँ पे k प्रोपोर्शनल p² है, तो जो पावर है वो नीचे आ जाता है। यानी कि जब तुम इसको ऐसे करोगे डेल्टा k/k तो इक्वल्स टू ऐसा करोगे तो पावर ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2 डेल्टा p/p, है ना। ये चेंज निकालने का स्टाइल है। कब निकाल सकते हो, जो 5% से कम का चेंज हो। एक सवाल कर लो इसके ऊपर, इसके सवाल कर लो। सवाल कह रहा है कि मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 2%, मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 2%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 2%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो मोमेंटम, देखो कैसे लिख सकते हैं इसको, डेल्टा k/k इंटू 100%,
इक्वल्स टू 2 इंटू डेल्टा पी बाई पी इंटू 100%। क्वेश्चन में कह रहा है मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 2%। मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 2%, ये तो मोमेंटम का परसेंटेज है। अब मोमेंटम कितना बढ़ गया, तो मोमेंटम कह रहा है 2% बढ़ गया, तो 2% इंटू 2%, और ये तुमने क्या लिखा है, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो तुम्हारा ये पूछा है, ये ध्यान रखो, ये इसने पूछा है और ये गिवन है, ये गिवन है, ये पूछा है, तो यही पूछा है ना। तुमसे पूछा क्या है, डेल्टा के बाई के इंटू 100 पूछा है तुमसे, और उसने दिया क्या था, डेल्टा पी बाई पी इंटू 100। जो उसने कहा है 2% मोमेंटम बढ़ गया, एक्चुअली में वो डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 कहना चाह रहा है। तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, 4% वाली बात बन जाएगी। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, सही है क्या। अब एक जो कहानी होती है जिसमें कहा जाता है कि मैं काइनेटिक एनर्जी को 5% से ज़्यादा बढ़ाऊंगा। तो एक क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिए क्वेश्चन, लिखिए। क्वेश्चन कह रहा है काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय 300%। मान लो काइनेटिक एनर्जी को इसने 300% बढ़ा दिया, काइनेटिक एनर्जी को 300% बढ़ा दिया। अब आपसे पूछ रहा है चेंज इन मोमेंटम बताओ। काइनेटिक एनर्जी को 300% बढ़ा दो और चेंज इन मोमेंटम बताओ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, परसेंटेज चेंज ही बताना है। देखो, ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे पहले शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी को क्या मानना चाहिए, 100। जब शुरुआत की 100 मान लोगे और इसने क्या बढ़ा दिया 300%, तो बाद ही कितनी हो जाएगी, 400। और देखो समझ जाओ, हमने पता है कि हम जानते हैं k इक्वल्स टू क्या होता है मेरे पास, पी स्क्वायर बाई 2m। तो अगर मैं k2 अपॉन k1 बोलूँगा तो वहाँ से कितना बोलेगा, p2 अपॉन p1, इसका करना पड़ेगा स्क्वायर। जरा सोच के देखो, इसका स्क्वायर पूछा है। अब जरा समझिए बातों को, इसने हमसे क्या बोला है, इसने कहा है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय 300%, है कि नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी 300%, हमने ऐसा माना कि शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी ही मेरी 100 थी और बाद में 300% बढ़ा दोगे, तो जब बाद की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई 300% बढ़ने के बाद कितनी हो गई, 400। तो K2 के जगह पे मैं लिखूंगा 400 और नीचे K1 आएगा, K1 की जगह लिख दूंगा मैं 100 इक्वल्स टू P2 अपॉन P1। ये रहा मेरा P2, ये रहा मेरा P1, इसका स्क्वायर है। यहाँ से सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रेश में, यहाँ से सबसे पहले मैं P2 अपॉन P1 की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, और ये P2 अपॉन P1 की वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है, 4/1, यानी कि 2। P2 अपॉन P1 की वैल्यू मिल रही है 2। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। P2 बाई P1 मेरे से 2 बोला है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ थॉट लगाना चाहता हूँ, थोड़ा सा थॉट लगाना चाहता हूँ। देखो इसने क्या पूछा है तुमसे इसने पूछा है, मैं यहाँ सिखाता हूँ, देखो चेंज लिखने का स्टाइल सिखाता हूँ, फिर डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊँगा तुमको। देखो चेंज निकलने का स्टाइल ध्यान से देखना। हमसे कोई पूछे चेंज का मतलब वो कहना चाहता है डेल्टा वैल्यू बताओ, तो चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ये तो हो गया सिंपल चेंज। यहाँ पे मैं इसको अगर लिखूँगा चेंज को, तो फाइनल मतलब मान लो मैं यहाँ लिखूँगा P2 माइनस P1, ठीक है। अगर मेरे से कहा जाए कोई कि भाई आप तो मुझे फ्रैक्शनल चेंज बताओ, तो फ्रैक्शनल चेंज अगर मेरे से कोई बोलेगा तो मैं उसको बोलूँगा कि भाई ये P2, मतलब ऐसा लिख दो, पूरा नाम लिखो इसका नाम लिखो, ये है मेरा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। फाइनल अपॉन इनिशियल जब मैं करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, फ्रैक्शनल चेंज। इसको ज़रा सॉल्व कर लो, तो ये क्या मिलेगा, P2 माइनस P1 अपॉन P1। ज़रा इसको सॉल्व करके लिखो तो क्या लिखोगे तुम लिखोगे P2 अपॉन P1 माइनस 1। सोचो। तो अगर मैं डायरेक्ट इस P2 अपॉन P1 में से -1 घटाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, फ्रैक्शनल चेंज। तो भाई इधर भी तो घटाना पड़ेगा, तो फ्रैक्शनल चेंज मुझे मिल गया। अब सोचो क्या बोला इसने। अगर किसी ने मेरे से पूछ दिया होता कि परसेंटेज चेंज बताओ, तो क्या दिक्कत है, मुझे फ्रैक्शनल चेंज तो पता ही था, तो फ्रैक्शनल चेंज को मैं 100% से गुना कर दूंगा। यानी कि अब ये काम दोनों तरफ करना पड़ेगा, यानी कि ये रहा P2 माइनस P1 माइनस, ये देखो P2 अपॉन P1 माइनस 1, इसको 100% से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी 1 आ गया, इसको 100% से मल्टीप्लाई किया। अब ध्यान से देखना, तुमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था,
क्वेश्चन में तुमसे क्या दिया हुआ था, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन में कहा था काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 300%। तो तुमसे क्या पूछा है इसने, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। अरे क्या यही पूछा है क्या, यही पूछा था, यही पूछा था, यही पूछा था, जो कितना आ गया 100%। तो 100% आंसर डायरेक्ट आ गया। तुम बोलोगे इतना हमने करना क्या है, क्या किया हमने इसमें कुल मिला के। तो हमने किया क्या है, हमने इसमें बड़े आराम से तुम अगर बोलो तो मिटा के एक बार बोल दो, इसको मिटाओ, इसको एक बार बोलता हूँ। देखो क्या किया हमने, शॉर्टकट क्या किया हमने, तरीका, थॉट देखो। हमने 2/1 लिखा है, हमने K2/K1 लिखा है, बराबर हमारे पास इधर आ गया था P2/P1, कुछ ऐसा। तो K2/Q1 से ऐसा जुगाड़ लगा के P2/P1 का इधर मेरे पास स्क्वायर था, हमने उसको P2/P1 बनाया। ओहो, जैसे ही मैंने P2/P1 बनाया और दोनों तरफ यहाँ कुछ वैल्यू आ गई, मान लो x, तो दोनों तरफ पहले तो हमने 1 सेट घटाया, तो इधर भी 1 घटाना पड़ेगा, और उसके बाद कुछ नहीं किया, P2/P1 1 से घटा के 100 से गुना कर दो, डायरेक्ट आंसर आएगा, डायरेक्ट। तो ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा x - 1 × 100%। तो 2/1 निकाल के उधर 1 से घटा दो। बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, नहीं समझा? देखो ये समझो, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो क्या आएगा, P2 - P1। अगर तुमसे कोई पूछे फ्रैक्शनल चेंज कितना आएगा, तो फ्रैक्शनल चेंज को तुम क्या बोलोगे, फ्रैक्शनल चेंज को बोलोगे ना फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, लिखोगे तो ऐसे ही भाई। तो तुम पहले ऐसे लिखते थे, मैंने बोला थोड़ा ऐसे लिख लो, मैंने बोला इसको थोड़ा ऐसे, देखो इसको P2/P1 माइनस P1/P1 लिखोगे तो यही तो आएगा। तो ये आएगा, तो कहीं तुमको ये वो देते नहीं है, लेकिन हम उसके अंदर ये ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढ सकते हैं, P2/P1 निकाल के 1 घटा देंगे, मिल जाएगा। और यही तो वो फ्रैक्शनल चेंज देते हैं, और वो कहते हैं परसेंटेज चेंज बताओ, तो इसी को 100 से गुना करना होता है। जैसे ही हमने इसको 100 से गुना किया, अपने आप में परसेंटेज चेंज बन गया, किसका, मोमेंटम का, परसेंटेज चेंज बन गया मोमेंटम का। यही तो वो पूछ रहे थे, तो जो वो पूछ रहे थे उसको हमने इस स्टाइल में लिखा, और चूंकि LHS RHS दोनों में करना है, दोनों तरफ किया, डायरेक्ट आंसर आता है, डायरेक्ट आंसर आता है। के नहीं कर सकते आप, K2/K1 से नहीं घटा सकते, आपको पहले P2/P1 निकालना तो पड़ेगा। आप K1/K2 से भी फंस जाओगे, इसलिए हमेशा फाइनल अपॉन इनिशियल करके करना, थोड़ा तेज हो जाएगा। नहीं तो बच्चों वाली टेक्निक तो आपको पता ही है, पहले x माना, फिर इतना बढ़ाया, फिर इतना किया, तो फिर आप सुबह तक कर सकते हैं उसको। ऐसे करोगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, थोड़ा नहीं बहुत जल्दी हो जाएगा। अब वर्क एनर्जी थ्योरम की बात इसके अंदर आती है। वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब होता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसके ऊपर काम कल कराऊंगा, कल वर्क एनर्जी थ्योरम ही चलेगा पूरा का पूरा कल वर्क एनर्जी थ्योरम चलाएगा, ठीक है। तो आज बस इतना ही, वर्क एनर्जी थ्योरम कल चलेगा।